हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक और इन्फॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डोमिनेटर्स में मैं राहुल हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपी PSS का इंटरव्यू चला है, उसी कड़ी में हमारे साथ एक सर हैं जो अभी इंटरव्यू दे के निकले हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा गया और इनकी अभी तक की जर्नी कैसी रही इन यूपी PSS में, और उन्होंने तैयारी वगैरह अपनी कहाँ से और कैसे की, खास करके PT को लेके। और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के मन में डाउट है आंसर राइटिंग को लेके, उसके लिए आज आप अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको इंटरव्यू की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सर, जानेंगे आपका नाम क्या है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से सर? मेरा नाम अजय कुमार है, मैं बाराबंकी से हूँ। कॉमर्स से मैंने स्नातक और परास्नातक किया है जी। और सर, ये यूपी PSS में आपका कौन सा अटैम्प्ट था और कौन सा इंटरव्यू था सर? ये मेरा इंटरव्यू सेकंड अटैम्प्ट है। इससे पहले मैं 21 बैच का इंटरव्यू दे चुका हूँ। वहाँ बैच में सर आप कौन से पोस्ट पे सिलेक्ट हुए? उसमें मेरा नायब तहसीलदार के पद पे चयन हो गया है जी। और सर, ये मीडियम कौन सा था और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मीडियम हिंदी था, ऑप्शनल हिस्ट्री था। और सर, मैं जानना चाहूँगा खास करके कि आपका बोर्ड कौन सा था और इंटरव्यू लगभग आपका कितने समय तक चला सर? आर्यन त्रिपाठी सर का बोर्ड था। लगभग 20 से 22 मिनट इंटरव्यू चला है। काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। सर, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, खास करके आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से, GS से या फिर करंट अफेयर्स वगैरह से सर? 2 टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शनल आपका क्या है और दूसरा आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब स्नातक और परास्नातक या आपके सब्जेक्ट क्या हैं। बाकी आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हो सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि भाई SDM के कार्य क्या हैं, या कोई सिचुएशन दी गई उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा खास करके आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्या प्रश्न, कौन से प्रश्न पूछे गए, अगर आप कुछ रिकॉल करके हमें बता पाएँ। ऑप्शनल से मेजरली मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहला ये पूछा गया कि इतिहास में ऐसी कौन सी घटना यदि ना हुई होती तो आप सबसे अच्छा मानते हैं। और हाँ, और दूसरा ये था कि इतिहास की कौन सी ऐसी 2 घटनाएं जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हाँ। थे। और सर, करंट अफेयर्स वगैरह से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया सर आज के इंटरव्यू में? करंट अफेयर में जो अभी अडानी हिंडलबर्ग रिपोर्ट जो इस समय न्यूज़ में है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया जी। और सर, GS के पोर्शन से खास करके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए कोई? क्योंकि मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट था, इस वजह से शेयर बाज़ार से संबंधित मुझसे कई क्वेश्चन किए गए। शेयर बाजार से हाँ, कि सेबी क्या है, सेबी क्या है, वो कैसे कार्य करती है, कौन कौन से पावर्स हैं उसके पास, इस टाइप के क्वेश्चन। और सर, मैं आना चाहूँगा खास करके PT पे। PT अभी मई महीने में ही है और आपने 2 बार एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा आपके PT की तैयारी कैसे की, खास करके हमारे हिंदी मीडियम के छात्रों में बहुत सारे डाउट रहते हैं खास करके PT को लेके। तो मैं स्पेसिफिकली PT पे आपकी स्ट्रेटेजी जानना चाहूँगा सर। देखिए, PT के लिए मुझे लगता है 60 डेज बचे हुए हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि करंट अफेयर, UP SFL और कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। इन पे थोड़ा सा अच्छे से पकड़ बनाने की ज़रूरत है और एनी टाइम चीज़ों को रिवीजन करने की ज़रूरत है, और कोई चीज़ें इस समय ना पढ़ें जी। सर, रिवीजन कैसे किया जाए, खास करके अभी टाइम काफ़ी कम बचा हुआ, 60 ही दिन बचे हुए आप बता रहे हैं जैसा कि, तो रिवीजन किस हिसाब से कैसे किया जाए और पर डे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने स्वयं के नोट्स हों जो कुछ पेजेज में बने हुए हों। हर सब्जेक्ट के, करंट अफेयर के, UP SFL के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबके छोटे छोटे फॉर्म में, मतलब कि 40-50 पेजों में सबके अलग संक्षेप में नोट्स होने चाहिए, जो एग्ज़ाम के टाइम पर काफ़ी सहायता करते हैं और रिवीजन भी आसान हो जाता है। और सर, खास करके हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो CSET में काफ़ी बार फेल हो रहे हैं। CSET को लेके काफ़ी डाउट रहता है उनके मन में और तैयारी वगैरह वो कर नहीं पा रहे सही से। तो CSET का आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है, और ख़ास करके हमारे जो हिंदी माध्यम के छात्र उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं इसमें? CSET में 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 33 आपको करेक्ट करने होते हैं, है ना। और उसमें एक सबसे डिफ़िकल्ट जो टॉपिक है वो कंप्रहेंशन का होता है, संप्रेषण का, ठीक। और उसके इतर भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें हिंदी होती है, रीजनिंग भी होती है, उसमें बेसिक मैथ भी होती है ना, थोड़ी इंग्लिश भी होती है, सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब्जेक्टों पर पकड़ थोड़ी सी बना लेनी चाहिए, बेसिक पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जो हिंदी का पोर्शन है वो मेंस में भी काम आ जाएगा। यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें भी काम आ जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कंप्रहेंशन पे उतनी मेहनत ना करके जो अदर सब्जेक्ट हैं उस पर मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए जी। और सर, मैं मेंस पे आना चाहूँगा, खास करके आंसर राइटिंग को लेके बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि आंसर राइटिंग को लेके आप क्वेश्चन पूछिए कि आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए और उसमें क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए कि जो भी हमारे कॉम्पिटिटर है उनसे हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। और कितने शब्दों में आप, खास करके आपने 2 बार मेंस लिखा हुआ है, तो आपने कितने शब्दों में जो है आंसर राइटिंग की, खास करके मेंस की आंसर राइटिंग में?
मेंस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सिलेबस के अनुसार अपने संक्षेप में नोट्स तैयार कर लें। फिर यूनिट वाइज जितनी भी GS1, GS2, GS3, GS4 में जितनी भी यूनिट हैं, यूनिट वाइज आप नोट्स बनाएं। फिर उसी यूनिट के जस्ट बाद उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढें, वो टेस्ट सीरीज से ढूंढें या बैक ईयर पेपर देखें, जहाँ से भी जो क्वेश्चन आपको मिले उसको आप हल करें। और हल करने के तरीके के रूप में आप जो टॉपर्स हैं उनकी कॉपियाँ देख सकते हैं, या फिर जो पब्लिकेशन मतलब कि मार्केट में मॉडल आंसर के रूप में देते हैं वो देख सकते हैं, या आपके जो सीनियर्स हैं उनसे सुझाव ले सकते हैं इसके लिए। सर मैं और यदि आपका ये क्वेश्चन था कि अपने आंसर को हम औरों से बेहतर कैसे बनाएं, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप करंट से अपडेट रहिए, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट करिए अपने आंसर में, डायग्राम फ्लो चार्ट का प्रयोग करिए, लोकोक्तियाँ मुहावरे यूज करिए और परिभाषा को बहुत ही सटीक रखिए। परिभाषा को परिभाषा के रूप में भी परिभाषित करिए और उदाहरण के माध्यम से उसको बताइए। और सर बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है खास करके कि फ्लो चार्ट वगैरह, डायग्राम वगैरह कब यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। बहुत सारे लोग मतलब डाउटफुल होते हैं कि मतलब कौन से आंसर में क्या यूज़ किया जाए। तो कुछ अगर हमें एग्जांपल दे पाए कि जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें हम फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं या डायग्राम यूज़ कर सकते हैं सर? डायग्राम फ्लो चार्ट कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम नहीं बना सकते हैं, संभावना कम होती, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें चुनौतियाँ, प्रभाव, कारण, उपाय, महत्व, इस टाइप के जहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं वहाँ भी हम डायग्राम फ्लो चार्ट फ्रेम कर सकते हैं। और सर मैं जानना चाहूँगा खास करके कि अगर कोई नया बच्चा इस तैयारी में आना चाहता है, शुरू से अपनी तैयारी शुरू कर रहा है, तो उसको क्या बेसिक चीज़ें पढ़नी चाहिए कि जब भी वो अगर कहीं स्टैंडर्ड बुक पे आए या फिर कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन करे तो उसे चीज़ें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आए सर? अगर कोई फ्रेशर बच्चा है तो उसको आई थिंक NCERT से शुरुआत करनी चाहिए। NCERT का है क्या है कि वो मेरी समझ विकसित कर देती है, तो हम थोड़ा बेहतर लेवल पे सोचने की अनुकूल हो जाते हैं। NCERT से शुरुआत करिए, उसके बाद आप किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं। और रही बात कोचिंग की, कोचिंग में तुरंत दाखिला ना लें, थोड़ा सा अपने आप को इस अध्ययन के एनवायरनमेंट में ढाल लें, लोगों से सलाह ले लें और अच्छा बुरा समझ लें, उसके बाद कोचिंग में दाखिला लें। हाँ, कोचिंग हेल्पफुल होती, लेकिन आप उसको अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करेंगे तब। और सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, खास करके एसे राइटिंग को लेके हमारे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि एसे राइटिंग कहाँ से करें और कैसे करें। खास करके बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है ऑथेंटिक सोर्स का। देखो, इससे का कोई एक लिमिटेड सोर्स नहीं है कि इससे आप पढ़ लें। इससे आपका तब अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा जब आपका GS 1, 2, 3, 4 प्रिपेयर होगा, तो GS जो इससे है वो आपका अपने आप से निकलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसके पहले GS 1, 2, 3 प्रिपेयर होना ज़रूरी है। जी। और सर खास करके बहुत सारे बच्चों के मन में, हमारे हिंदी मीडियम के खास करके कि डाउट रहता है कि आंसर जब लिखते हैं हम, तो आंसर का जो मतलब राइटिंग है, राइटिंग काफ़ी बार मायने रखती है आंसर राइटिंग में। तो आंसर राइटिंग के समय राइटिंग का क्या प्रैक्टिस कैसे किया जाए कि राइटिंग सुधारी जाए? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि इंग्लिश मीडियम के छात्रों को आंसर राइटिंग में राइटिंग अच्छी रहती है, उनको मार्क्स अच्छे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे हिंदी मीडियम के छात्रों को। राइटिंग का मुझे भी लगता है कि इशू होता है। तो राइटिंग अगर समय है तो आप सुधार लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अल्फ़ाबेट में कितने वर्ड, 52 वर्ड्स हैं। अगर आप प्रिपरेशन में हैं, अगर एक एक वर्ड को डेली आप सुधारने का प्रयास करते हैं तो आई थिंक 1.5-2 महीने में आप अपनी राइटिंग को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं कि पठनीय हो जाए। उससे एग्जामिनर पे इंप्रेशन पड़ता है। यदि वो पठनीय है तो थोड़ा सा और मतलब कि वो अच्छा महसूस करते हुए पढ़ता है और अच्छे मार्क्स देता है। आई थिंक राइटिंग का प्रभाव पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो बच्चों की राइटिंग ठीक नहीं है या अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, वो उसमें थोड़ा सा सुधार कर लें। और सर मैं लास्टली ये जानना चाहूँगा कि कभी अगर डीमोटिवेशन हुआ आपको पढ़ाई के दौरान या लो फेसेस आए, हालांकि आप दोनों बार क्लियर किए हुए, लेकिन कभी इन केस आया तो आपने क्या किया और जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे सर? सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जो हम सिविल सेवक के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ, वो मोस्टली एक सामान्य बैकग्राउंड से होते हैं। ठीक, तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो उनके मम्मी पापा का प्रतिबद्धता है उनके प्रति या उनका जो सहयोग है, वही हमें लगता है मोटिवेशन है। अच्छे से मम्मी पापा या अपनी फैमिली को याद करिए जो आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना प्रयासरत हैं कि आप कुछ अच्छा कर जाएँ। मुझे लगता है आई थिंक उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। अपनी फैमिली, अपने मम्मी पापा। जी सर, मैं लास्टली ये जानना चाहूँगा, जैसा कि आपका पिछली बार सिलेक्शन हुआ है, तो आफ्टर सिलेक्शन क्या होता है? अगर कुछ प्रोसेस हमें बता पाए, खास करके मेडिकल वगैरह कैसे होता है और पोस्टिंग वगैरह कैसे मिलती है, क्या मिलती है, कब ट्रेनिंग वगैरह होती है, अगर कुछ बता पाए आप। आयोग में रिजल्ट इशू होने के बाद लगभग 60 दिन के पश्चात
फाइल डिपार्टमेंट में चली जाती है। फिर उसके बाद कार्रवाइयाँ जो होती हैं वो डिपार्टमेंटल होती हैं। जैसे मेरा राजस्व विभाग है तो विभाग में फ़ाइल जाएगी, उसके बाद फिर वहाँ से आपको एक लेटर इशू होगा डीवी के लिए, फिर वहाँ डीवी करवाते हैं, फिर विभागीय द्वारा ही आपके जिले स्तर में तहसील से वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है आपके थाने से, उसके बाद फिर आपको जॉइनिंग मिल जाती है। मेडिकल के लिए क्या है कि कोई डिपार्टमेंट में होता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है, आप डिस्ट्रिक्ट से जाँच वाँच करवा के मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ सबमिट कर दीजिए। कुछ होते हैं कि एक निश्चित हॉस्पिटल वो निश्चित कर देते हैं कि वहाँ से आप रिपोर्ट लगा के फिर जी। और सर आफ्टर सिलेक्शन खास करके क्या होता है कि क्या रिएक्शन था आपका जब पिछली बार आपका सिलेक्शन हुआ, और इस बार आप में मन में क्या चल रहा था जब आप इंटरव्यू देने आए? जो पहला धमाका होता है वो बहुत अच्छा होता है, और उसके बाद जितने भी आपके चयन होंगे वो चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, ऐसा लगेगा कि मेरा पुराना अनुभव ही मुझे इस समय काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन के बाद बहुत अच्छा लगता है, फैमिली खुश होती है, रिलेटिव खुश होते हैं, और जो दोस्त मित्र होते हैं जिनका सहयोग होता है वो अच्छा फील करते हैं, और आप भी बहुत अच्छा फील करेंगे। जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उतना आपको सम्मान मिलेगा, लोग सम्मान करेंगे, ठीक, और ओवरऑल गुड। तो सर आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका इस बार किसी बड़े पोस्ट पे सिलेक्शन हो उसकी शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।